नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिकम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, और साथ साथ में हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की, जो आपका लगभग लगभग आने वाले समय में आने वाला है। और केवीएस का तो नोटिफिकेशन आउट भी हो गया है और उसका भी एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार अधिगम मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर अपना कदम रखा है, जो पहली बार आप देख रहे हैं, तो एक बार आप प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेशन हो जाएगा, है ना। तो आपको जो एमसीक्यू है वो करने में आसानी होगी। तो इससे पहले हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर किया है ना। तो काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है ना। और जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। बस हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और तो बस खाली सब्सक्राइब ही करना है, उसका पेमेंट कुछ नहीं करना है, उसका पेमेंट कुछ नहीं है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने सामने पहला क्वेश्चन है, इफ कैपिटल आर फिक्स्ड पिक द ओड वन। यदि आपकी पूंजी स्थिर है तो इनमें से इक्वेशन हिस्सा चुनिए। क्या है, देखिए कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है। मैंने आपको बताया था दो चीजें बनती हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल्ड में समझना है ना। तो आपके लिए इन सब चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवीएस ने सिलेबस इतना प्यारा दिया है ना, बहुत प्यारा सिलेबस है सच में। 11th और 12th के गिन गिन के एक एक टॉपिक जो उनके सिलेबस में है, सेम एज इट इज उन्होंने उस चीज़ को दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग से चल भी रहे हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आउट भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही हम इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये एक चीज़ है। चलिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से, मैं लिटरली इस चीज़ को बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, तो आंसर क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या ऑल ऑफ द अबव। अतिरिक्त पूंजी जोड़ी गई, आहरण किया गया, पूंजी निकाली गई, या पूंजी पर ब्याज। मैंने कहा कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल में ओड वन निकालिए। ओड वन क्या निकालना है, देखिए ड्राइंग ओड वन है, निकाल दिया, खत्म कहानी। क्यों, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस सही है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल सही है, ओड वन क्या होगा, ड्राइंग आहरण। आहरण का यहां से क्या मतलब है, यहां पर आहरण का मतलब है आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको करंट अकाउंट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, करंट अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलाउ किया जाएगा, यदि साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में एक साझेदार के ऋण पर ब्याज की अनुमति है। 8%, 8%, 6%, नो इंटरेस्ट और 12%। चलिए समझते हैं। 8% नहीं है, इंटरेस्ट अलाउड है, एक्ट परमिट करता है। 12% नहीं है, एक ही आंसर बचा, 6%। टाइम पीरियड के केस में अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो 6 मंथ। चलिए, when a partner is given guarantee by other partners, loss on such guarantee is borne by। when a partner is given guaranteed by other partner,
3 केस बताए थे अगर याद हो तो, पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर किसको गारंटी कर रहा है? पार्टनर को। तो गारंटी कौन बॉन्ड करेगा? सपोज करो ए, बी और सी, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस सी को गारंटी दी हुई है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का और इसको गारंटी मिली हुई है 40,000 की। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा इसको? 30 नहीं, इसको 90,000 मिल जाएंगे, है ना। इसको 60,000 मिल जाएंगे और इसको कितने मिल जाएंगे? 30,000 मिल जाएंगे। मिलने कितने हैं? 40,000। मिल कितने रहे हैं? 30,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 10,000 की। अब इसको बियर कौन करेगा? द पार्टनर हु गेव द गारंटी। तो वचन देने वाला साझेदार। साफ क्लियर है? बड़े ध्यान से करना है क्वेश्चन, फंस नहीं जाना। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। निम्न में से कौन सा लाभ विनियोग नहीं है? ठीक है, यह सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं नहीं जाता। रेंट टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। कमीशन भी P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। ठीक, चलिए। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हम केवल चार्ज के रूप में 2 चीजों को कंसिडर करते हैं, एक तो रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर रेंट क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसका जवाब ये है कि सपोज करो अभी तक आपकी जो फर्म है 1 2 3 4 5 6 7 साल से रन होती हुई आ रही है और 7 साल में कंपनी ने पूरा प्रॉफिट कमाया है, तो आपको जो रेंट है वो भी मिल रहा था। लेकिन इस साल कंपनी चली गई लॉस में, फर्म चली गई लॉस में। तो अब क्या जो साझेदार हैं, साझेदार ये नहीं कहेंगे कि यार फर्म तो लॉस में चली गई है, इसकी लैंड है, इसको क्या मिलेगा? रेंट मिलने वाला है। तो ये दोनों इससे ये नहीं कहेंगे कि यार इस साल का रेंट माफ कर दो। तो ये मानेगा कि नहीं मानेगा? मान जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन लीगली मैंडेटरी है प्रोवाइड कराना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है या उसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। तो ये इसके वेरियस नेम है। ठीक है, ठीक है। तो लीगली मैंडेटरी है ना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके टिक कर देना। यहां पर आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा टिक। 50। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्क्यूमस्टेंसेस द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल चार्ज। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्क्यूमस्टेंसेस द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल। निम्न में से किस परिस्थिति में स्थिर पूंजी का जो शेष है वो बदल जाएगा? बताइए। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, कैपिटल इज विड्रॉन, कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पूंजी पर ब्याज प्रदान किया जाता है, पूंजी निकाली गई, पूंजी जोड़ी गई, आहरण पर ब्याज दिया गया। अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था ये दोनों हमारे जो आंसर हैं वो सही होंगे, क्योंकि बात किसकी चल रही है? फिक्स्ड कैपिटल की, स्थिर पूंजी की बात चल रही है। तो जब स्थिर पूंजी की बात चलेगी तो जो पूंजी निकाली जाएगी और पूंजी जोड़ी जाएगी, यही दोनों क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड बाय अ पार्टनर इवन इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, दोनों पार्टनर्स का, साझेदारों का आपस में समझौता नहीं है, उसके बाद भी वो जो साझेदार हैं वो किन चीज़ों के लिए दावा कर सकते हैं? कि मतलब कहने का ये है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए एक्ट अलाउ करता है कि अगर पार्टनरशिप हो चाहे ना हो, मतलब अगर डीड हो या ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन एक्ट उन्हें अलाउ करेगा ही करेगा। तो प्रॉफिट इन इक्वल रेशो, है ना। दूसरा क्या है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन।
समान अनुपात में लाभ, वेतन, कमीशन और ऋण पर ब्याज। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द करेक्ट आंसर विल बी, एक्ट में समान लाभ, समान अनुपात में लाभ की बात की गई है, इंटरेस्ट ऑन लोन की भी बात की गई है, तो ये ही दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्लियर है ना ये वाली बात? ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए, द एग्रीमेंट अमोंग पार्टनर शुड बी, साझेदारों के बीच समझौता कैसा होना चाहिए? रिटन, ऑरल, बोथ रिटन एंड ऑरल, लिखा हुआ, मौखिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑप्शनल। कैसा होता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, एग्रीमेंट में आ सकते हैं, और आप चाहे तो एग्रीमेंट में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि आप चाहे एग्रीमेंट राइटिंग में करो, चाहे ओरल करो, तो आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंडर पार्टनरशिप एवरी पार्टनर एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ, साझेदारी के तहत प्रत्येक साझेदार निम्न की क्षमता में कार्य करता है। 1, 2 और 3, ये 3 पार्टनर हैं। ए दिल्ली चला गया डीलिंग करने के लिए, सी कोलकाता चला गया डीलिंग करने के लिए, ये भाई साहब फर्म में चेयर पर बैठे मस्त एसी की हवा खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए क्या कर रहा है? एज अ एजेंट काम कर रहा है। बी क्या है? एज अ एजेंट काम कर रहा है। लेकिन जो सॉरी, ए क्या है? एजेंट की तरह काम कर रहा है, और सी क्या है? वो भी एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन बी जो है वो क्या है? वो आराम की मुद्रा में है ना? तो वो क्या हो गया? वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर अगर ए फर्म में हो और कोई काम ना कर रहा हो और बी भुवनेश्वर चला जाए, तो क्या बी उस कंडीशन में एजेंट बन जाएगा? बिल्कुल सही। और ए जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर बोथ हो गया। ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल यहाँ से मेरा अब आपके लिए। बेटा एक बात मुझे बताओ, एक लाइन आती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन में। पहले तो मुझे ये बताओ कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसे किस सेक्शन में लिखा गया है? पहले तो ये बताओ। दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि उसमें एक लाइन है, वन इज एक्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना? इसका मतलब क्या है? चलो हिंदी में बता देता हूं। 1, 2 और 3, ये कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया, दिल्ली। और अब इस पर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों पार्टनर समान रूप से अधिकारी होंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में पार्टनरशिप का एक फीचर भी इंक्लूडेड है। तो उस फीचर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखिए आंसर तुरंत देना, कभी आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? निम्न में से लाभ हानि विनियोग में क्या नहीं दिखाया जाता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया जाता, मैनेजर का कमीशन नहीं दिखाया जाता, ड्राइंग नहीं दिखाई जाती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाई जाती, पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक का कमीशन, आहरण और आहरण पर ब्याज। देखिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है क्रेडिट में,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, सॉरी गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है P&L के क्रेडिट में, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है डेबिट। अरे भाई ओहो क्या हो रहा है, एक सेकेंड दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है क्रेडिट में। लेकिन जो मैनेजर का कमीशन है और जो ड्राइंग है वो कहीं भी नहीं जाता। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह से फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है, फर्म की लाइबिलिटी है। क्लियर है। तो मैनेजर का कमीशन तो सीधा लाइबिलिटीज में जाएगा और ड्राइंग किस में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग है और पार्टनर के करंट अकाउंट में अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर। ख्याति के मूल्यांकन की किस पद्धति के तहत सामान्य प्रतिफल दर पर विचार किया जाता है। सामान्य प्रतिफल दर का मतलब होता है कि इतना तो हमें प्रॉफिट हो ही जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल है, इतना तो हम कमा ही लेंगे। तो इसका जिक्र किसमें किया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, नन ऑफ दीज। अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, औसत लाभ विधि या इनमें से कोई नहीं। देखिए एवरेज प्रॉफिट में तो एवरेज निकालते हैं तो ये हो गया। नन ऑफ दीज में कुछ मतलब नहीं बन रहा, बचा क्या, सुपर प्रॉफिट में हाँ निकालते हैं क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें निकालना पड़ता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और कैपिटलाइजेशन मेथड में इसमें भी करते हैं NRR अपॉन 100, सॉरी 100 अपॉन NRR। याद आ गया। तो इन दोनों में ही क्या किया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर किया जाता है। क्लियर। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेप्ट। ख्याति की गणना करने के तरीके निम्न हैं सिवाय इसके, अधिलाभ विधि, औसत लाभ विधि, भारित लाभ विधि, पूंजीगत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटल प्रॉफिट मेथड। तो ये तीनों तो हमने पढ़े हैं, ये तीनों तो हमने क्या करा है, पढ़े हैं। लेकिन हमने क्या नहीं पढ़ा है, कैपिटल प्रॉफिट मेथड, कैपिटल प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल कैलकुलेट करने की, ख्याति निकालने की ये कोई विधि नहीं है। क्लियर है वाली बात। चलिए नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट इज अधिलाभ। अधिलाभ क्या है, अधिलाभ क्या है, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट या डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए, फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ, सामान्य लाभ, दोनों के बीच का अंतर या सभी। देखिए मैं सुपर प्रॉफिट बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, एक पर्सन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। फिर यार ये सोचने लगा, यार मैं 1 लाख रुपए लगा तो रहा हूँ, है ना, मैंने 1 लाख रुपए लगा तो लिए हैं, यार ऐसा तो नहीं है कि मेरे को लॉस हो जाएगा या मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो उसने कुछ कैलकुलेशन और एनालाइज करने के बाद उसको लगा कि यार मैं नॉर्मली, है ना, मैं नॉर्मली 10% तो प्रॉफिट गेन कर ही लूँगा, है ना, मैं नॉर्मली 10% प्रॉफिट तो गेन कर ही लूँगा। तो इसका मतलब क्या, ईयर के लास्ट में मुझे 10,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब ईयर एंडिंग में क्या, ईयर एंडिंग में बंदे को प्रॉफिट हुआ 15,000 का। कितने का हुआ, 15,000 का। मैंने सोच कितने का रखा है, 10,000 का। फायदा कितना हो रहा है, 15,000 का। तो आपका फिर कितने का फायदा हो रहा है, 5,000 का। यही आपका सरप्लस बन जाता है और इस ही सरप्लस को हम सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, दोनों के बीच का अंतर। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। सुपर प्रॉफिट अधिलाभ विधि के अनुसार या अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति
ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से। सुपर प्रॉफिट इसकी हिंदी नहीं हुई है, अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति की गणना किसके द्वारा की जाती है? नंबर ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट? नहीं, ये तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट? हाँ। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट? नहीं। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? ये तो कुछ होता ही नहीं है, और ये कैपिटलाइजेशन में यूज होता है। तो क्या बचा? ये एवरेज प्रॉफिट का हो गया, तो बी आंसर आपका। अधिलाभ मल्टीप्लाई बाय खरीद के वर्षों की संख्या। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किसको कहते हैं? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ भी कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। टैप ऑन दैट लिंक, you are welcomed into the playlist of KVS and TGT PGT Commerce, and where you can see the concept। वहाँ पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। बाय को बोलो बाय, और अधिगम मंत्रा को बोलो हाय। से हाय टू अधिगम मंत्रा, वेयर जहाँ पर आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू पे, कुछ भी पे नहीं करना है। जस्ट सिंपली आना है, पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और हाँ, क्वेरीज को कमेंट करना है। बस सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियोस आनी बंद हो जाएंगी, फिर क्या ही फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर दो भाई। इतना कंटेंट तुम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर के आ रहा हूँ। चलिए उसका कोई मैटर नहीं है, बट इतनी यार मेहनत कर रहा हूँ। बट ये सोचो ना, कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बढ़ जाने चाहिए। कैसे बढ़ेंगे वो आप देखो। कंटेंट कैसे लाना है ये मेरा काम है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ना है ये आपका काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। गुडविल इज फिक्टिशियस, इंटेंजिबल, बोथ, नन ऑफ दीज। ख्याति है एक काल्पनिक संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। फिक्टिशियस एसेट नहीं है भाई, नहीं है। तो बोथ तो कट गया, नन ऑफ दिस तो हम कभी लेते ही नहीं है ना। इंटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अरे भाई, सामने वाले की गुडविल बड़ी प्यारी है ना। सामने वाले को देखो, का चेहरा देख करके नाम से काम हो जाते हैं। नाम से, नाम लो और काम हो गया। ये लगती है गुडविल। चलिए साहब, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। ख्याति की गणना करने की भारित औसत लाभ विधि का उपयोग कब किया जाता है? बताइए। जब प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट एक ट्रेंड शो कर रहा हो, या प्रॉफिट समान नहीं हो, मुनाफे में उतार चढ़ाव हो रहा हो, लाभ और हानि दोनों मौजूद हो, मुनाफा एक प्रवृत्ति ट्रेंड दिखा रहा हो, और लाभ और हानि बराबर नहीं हो। देखो, लाभ और हानि बराबर नहीं होते, ये तो चलता ही है। तो जब लाभ और हानि उतार चढ़ाव हो रहा है तो इसका मतलब वो बराबर भी नहीं है। तो अगर ये कट गया तो ये भी कट गया। तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे ये गए। अब बचे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों एक्सिस। तो भाई वो केवल वेटेड एवरेज में नहीं होता, वो तो सुपर प्रॉफिट में भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट में भी हो सकता है। तो ये भी गया, एक ही बच गया। प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, वेरी गुड। एलिमिनेशन मेथड वाज द बेस्ट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड का ना एक फायदा और भी है, आपको बाकी की चीजें पता चल जाती है कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है, उसका रीजंस पता चल जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये एक चीज है बड़ा, तो ये नॉलेज इंक्रीज करने वाली चीजें हैं। कभी भी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर मत करना, गड़बड़ा जाओगे, मामला डामाडोल हो जाएगा, गाड़ी अटक जाएगी। समझ रहे हो। दो चीजें के लिए बोल रहा हूँ मैं, लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ, नोट्स और रिवीजन खुद से करो, और सारा कंटेंट, सारा A to Z पूरा सिलेबस आपको कौन दे रहा है?
क्या करना है इसको? जल्दी कर दो, चलिए आ जाइए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन के लिए सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पिछले वर्ष के मुनाफे में जोड़ी जाती है? मैंने गुडविल का कॉन्सेप्ट कराया था और मैंने उसमें बताया था आपको प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन, और प्लस क्या करने हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। मैंने आपको लिस्ट भी दी थी, मैंने आपसे कहा भी था इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं देखा है फटाफट से जा करके देखो, आंसर विल बी दिस। चलिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बेकार की चीजें हैं बाकी। आ जाओ आगे। द रेशियो इन विच अ पार्टनर रिसीव्स अ राइज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन हैज। वह अनुपात जिसमें एक साझेदार अपने लाभ के हिस्से में वृद्धि प्राप्त करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, कैपिटल रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो? लाभ अनुपात, लाभ अनुपात मतलब प्राप्ति, जो उसको एडिशनल मिल रहा है। नया अनुपात, पूंजी अनुपात, या उसने जितना त्याग किया है। देखिए, त्याग में तो उसको त्याग करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, कट गया। कैपिटल रेशो जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है और हमें अप्रोप्रिएशन देने होते हैं। समझ आ गया? फंडामेंटल स्टार्टिंग में कराया था। नया अनुपात मैटर ही नहीं करता। एक ही ऑप्शन बच गया सर। अरे यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं तो तुम गेन कर रहे हो ना, रिसीव कर रहे हो ना यार। जब रिसीव कर रहे हो तो गेन कर रहे हो, सिंपल सी बात है। समझते नहीं हो यार बच्चे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, पुनर्मूल्यांकन खाते को किस और नाम से भी जाना जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, लाभानी समायोजन खाता, उच्चन खाता या विनियोग खाता? विनियोग खाता कब बनाया जाता है? फंडामेंटल। और टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर्स। पार्टनर्स में लाभ और हानि को वितरित करने के लिए लाभ और हानि विनियोग खाता बनाया जाता है। तो ये तो कट गया। लाभ हानि उच्चंत खाता, लाभ हानि उच्चंत खाता कब बनाया जाता है? जब आपके पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। तो ये भी कट गया। उपरोक्त में से कोई नहीं तो हम कभी नहीं पढ़ते, हट जाओ यहाँ से, ये तो हटा दो बिल्कुल। लाभ और हानि समायोजन खाता एक ही बच रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आ जाइए। एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं? कंटेंट से रिलेटेड है या नहीं है? बताइए। क्लास कैसी जा रही है? कमेंट जल्दी, थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया करो। Revaluation account is debited when there is dash in the value of asset and dash in the value of liabilities. Revaluation account. डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। क्या बताया हुआ है? अगर एसेट कम होगी और लाइबिलिटी बढ़ेगी। एसेट अगर कम होगी, सॉरी एक सेकेंड। एसेट अगर, अरे आजा पैन, एसेट अगर इंक्रीज होगी और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होगी। किसकी बात चल रही है? रिवैल्यूएशन के डेबिट की बात चल रही है। एसेट डिक्रीज होगी और लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, पहला ऑप्शन ही सही होगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर नीड्स टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ। लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन के समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:1 में ये तीनों शेयर कर रहे हैं। इन्होंने डिसाइड करा कि हम 5, 4, 3 इनमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो इसमें जो भी चेंज आएगा, है ना, जो भी चेंज आएगा उसको त्याग करने वाले साथी की क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। किसमें? कैपिटल, गुडविल, बोथ या दोनों में से कोई एक, पूंजी, ख्याति, दोनों, या तो ए या बी। बताइए। या तो
कै या खे? बताइए। गुडविल, ध्यान रखना हमेशा। चलिए, गुडविल इज अफेक्टेड बाय, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं? लोकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ कंपटीशन या ऑल ऑफ द अबव? सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर। चलिए, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? डज नॉट प्रोवाइड कैपिटल बट टेक एक्टिव पार्ट इन द फर्म, प्रोवाइड कैपिटल बट डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द फर्म, प्रोवाइड कैपिटल, टेक एक्टिव पार्ट but does not share and losses of the firm, provide capital, share profit and losses of the firm but does not take part in the capital। मैंने ये आपको एक चार्ट बनवाया था बहुत इजी वे में, जहाँ से आपने बताया, मैंने आपको बताया भी था कि जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो केवल और केवल जो फर्म है उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, बाकी वो पूंजी भी लगाता है और लाभ और हानि भी शेयर करता है। ठीक है ना? तो ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे? गलत। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर एट द एग्रीड रेट विल बी पेड आउट, साझेदारों को सहमत दर पर पूंजी पर ब्याज का भुगतान निम्न में से किया जाएगा। देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं और ये उनकी फर्म है। ये बड़े मासूम होते हैं साझेदार, फायदा होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो साहब हुआ क्या? हुआ ये कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनको जो लाभ मिलेगा, आईओसी मिलेगा, वो किस कंडीशन पे मिलेगा? चालू ईयर मतलब जो साल चल रहा है उसके लाभ से, जो लाभ हम संचित करते आ रहे हैं उससे, संचयों से मतलब रिजर्व से, या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस से। तो बच्चे इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट होती है, आईओसी नहीं। रिजर्व हम आगे के लिए रखते हैं, इन चीज़ों के लिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो दो तो ये गए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, एक ही बच गया ये तो। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू, साझेदार के आहरण पर ब्याज किसके लिए डेबिट किया जाता है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो होता है, एक तो क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। तो किस कंडीशन में क्रेडिट होता है, किस कंडीशन में डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या आईओडी अकाउंट। लाभ और हानि खाता, लाभ और हानि विनियोग खाता, साझेदार का पूंजी खाता या आहरण खाते पर ब्याज। बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दोनों में से सही आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? डेबिट। डेबिट किस में होता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और क्रेडिट कब होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। करेक्ट आंसर विल बी सी। ए और बी दो पार्टनर हैं, 2 लाख और 1 लाख की उन्होंने कैपिटल लगाई है, फर्म ने 21,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, आईओसी 10% है। अगर चार्ज है तो क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा? आईओसी के मैंने 3 केस बताए थे। नो डीड, दो पढ़ो इसको। हाँ ठीक है, नो डीड, एज एन एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज। चार्ज में मैंने बताया था पेड इवन लॉस, पेड किया जाएगा चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, इसका मतलब पूरा पे किया जाएगा। तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया और 2 लाख का 10% 10,000 हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए।
सुमित विड्रॉज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक निकाल रहा है। 1 2 3 4 5 6 महीने का एंड यहाँ पे होता है, तो 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। 10% का आईओडी है, 6 महीने तक क्या आईओडी होगा, कितने रुपए हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई परसेंट कितना है 10। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब थी, यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम पीरियड होगा, 5 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग यहीं पर 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक, कितना आ गया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको कर लो, डिवाइडेड बाय 12 एकम 12, 30 हो गया, 12 दूनी 24, 60 हो गया, 12 पंजे 60, 1 0 बच गया, वही आ गया 1250 विल बी द आंसर। ये पूरा आईओडी का कॉन्सेप्ट मैंने बड़े डिटेल्ड में और बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ है, फटाफट से चेक करो, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ज़रूर देखो। व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल, इच्छानुसार साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप एट विल, इच्छानुसार, इच्छानुसार फॉर्म अ बिजनेस पार्टनरशिप where there is no fixed term agreed for the duration of partnership in which some or all partners can exhibit element of partnership corporation, form of partnership under common law, या a partnership formed a single transaction। बताइए 28 का क्या सही होगा, व्यवसाय साझेदारी का रूप जहाँ साझेदार की अवधि के लिए कोई निश्चित अवधि सहमत नहीं होती, साझेदारी जिसमें कुछ या सभी साझेदार निगमों के तत्वों को प्रदर्शित कर सकते हैं, सामान्य कानून के तहत साझेदारी का रूप या एकल लेन देन के लिए बनाई गई साझेदारी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बताएं। सो द करेक्ट आंसर विल, जिसका कोई भी फिक्स्ड टाइम पीरियड क्या सेलेक्ट नहीं है, वो क्या है हमारी विल, तो उसको हम कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए व्हाट इज जनरल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी क्या है, सामान्य साझेदारी, है ना, बताइए सामान्य साझेदारी क्या है, इसका ना आप आंसर कमेंट करो, इसका आप आंसर कमेंट करो, और इसका ही नहीं, ये तो हो गया है, ये कौन सी पार्टनरशिप कहलाती है, ये कौन सी पार्टनरशिप कहलाती है, और ये कौन सी पार्टनरशिप कहलाती है, फटाफट से 1 2 3 फटाफट से कमेंट करो एक साथ। चलिए ये आपके लिए, दोबारा देख लो, ये आपके लिए, कमेंट करो अभी। एक्चुअली पता तो चल रहा है ना, इससे मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पता चला आप खाली देख रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो, स्पीड से बढ़ा रखा है, फिर क्या फ़ायदा होगा पढ़ने का। आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, 50 घंटे पढ़ लो, 100 घंटे पढ़ लो, 24 घंटे पढ़ लो, कितने ही पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियरेशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सीधी बात है। चलिए आंसर कीजिए तीनों का, मुझे भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, विशेष साझेदारी क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो फिक्स्ड टर्म agreed for the duration of the partnership in which some or all partners can exhibit element of partnership corporation, form of partnership under common law, या a partnership formed for a single transaction। बताइए पर्टिकुलर, विशेष का मतलब ही होता है सिंगल ट्रांजैक्शन, किसी विशेष कार्य के लिए जिस भी साझेदारी को बनाया जाता है
उसे विशेष साझेदारी कहा जाता है। ठीक है ना। द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पज इज टर्म्ड एज द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए, इन विच सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप डज वन accomplice has limitless risk and another accomplice have a restricted obligation। किस प्रकार की साझेदारी में एक साथी को असीमित जोखिम होता है तथा दूसरे साथी के पास प्रतिबंधित दायित्व होता है। मतलब एक की लायबिलिटी तो कैसी है, अनलिमिटेड है, और एक की कैसी है, लिमिटेड है ना। बताइए, दो पार्टनर है तो एक की अनलिमिटेड है और एक की कैसी है, लिमिटेड है। बताइए कैसी साझेदारी होगी। आंसर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर किसी एक की साझेदारी कैसी है, लिमिटेड है, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, सीमित दायित्व वाली साझेदारी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, व्हाट इज एन एक्टिव पार्टनर। एक सक्रिय साथी क्या होता है, इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए। ये पीछे क्वेश्चन आए उसी की तरह है, फटाफट कमेंट करो जल्दी, तुरंत। चलिए, इन अ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज बाउंड टू फुलफिल हिज हर ड्यूटीज इन द, ओहो चलो ये तो गया भाई, सीधा सीधा स्टेटमेंट पढ़ा जाता है ना, तो सीधा ही पढ़ा जाता है फिर। चलो अब तो हो गया, खैर ड्यूटीज है, ठीक है ना। ड्यूटीज, हर पर्सन ड्यूटीज से बंधा हुआ है ना। आप और हम भी ड्यूटीज से बंधे हुए हैं, पार्टनर्स भी ड्यूटीज से बंधे हुए हैं। चलिए, आपकी भी एक ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी है, सब्सक्राइब करने की, फटाफट कर दीजिए। हाँ, एक ड्यूटी और रखो, शेयर करने की और लाइक करने की, जल्दी कर दो। कमेंट भी करना क्वेरीज को लेकर। चलिए देखो एक बार, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, अरे 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 अरे, ये तो परमानेंट ही हो गया है। ऐसा क्या हो गया भाई, ये क्या हो, एक सेकंड देना। ये क्यों रहा, पता नहीं, चलो देखेंगे। पता नहीं रेज नहीं हो रहा है, क्या हुआ है। जो है वही, कुछ नहीं हो रहा। चलिए छोड़िए, वाट, पेन भी नहीं चल रहा है, क्या ही हो गया। एक सेकंड देना भाई, इसको क्या हुआ है। चलिए छोड़िए, ऐसे ही कर लेते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, साझेदारी संलेख का दूसरा नाम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, या साझेदारी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी संलेख का दूसरा नाम क्या है, पार्षद अंतर्नियम, विवरण पत्रिका, साझेदार के सिद्धांत और साझेदारी के लेख। बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर।
व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखिए हो गया ठीक। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टिव, प्रिंसिपल या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 34। देखिए आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, प्रोस्पेक्टस नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कंपनी में होता है ऐसे इसका होता है। बड़ा अजीब लग रहा है भाई। एक सेकंड दो जरा तुम मुझे। एक मिनट बने रहना, एक सेकंड के लिए रुक जाइए जरा। चलिए ठीक है ना। तो द आंसर विल बी, कौन सा चल रहा था भाई हमारा? ये हो गया, हाँ ये रहा। चलिए कई बार टेक्निकल चीज़ें इतनी हो जाती हैं ना। चलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल, तो करेक्ट आंसर हमारा था पार्षद अंतर नियम, है ना। चलिए पार्टनरशिप, partners in a firm will get interest on capital if provided in the partnership deed, but only out of which account? reserve, goodwill, asset और profit। अगर साझेदार सल्लेख में वर्णित है तभी फर्म के साझेदारों, फर्म है ये, तभी फर्म के साझेदारों को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होगा, किंतु किस में से? संचय में से, ख्याति में से, संपत्ति में से या लाभ में से? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली प्रॉफिट, है ना। चलिए रेंट पेड टू पार्टनर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इन द पार्टनरशिप फर्म। साझेदार को भुगतान किए गए किराए को साझेदारी फर्म में निम्नलिखित में से किस खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा? सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। वेतन खाता, मूल्यह्रास खाता, लाभ हानि खाता या व्यय खाता, बताइए। रेंट पेड टू अ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सॉरी। बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू विच अमाउंट इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। यदि किसी साझेदार द्वारा कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया जाता है तो ऋण खाते की शेष राशि किस राशि में स्थानांतरित की जानी चाहिए? किस, कहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी? किस राशि में नहीं, किस खाते में, किस खाते में, बताइए। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स लाइबिलिटी साइड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो कुछ होती नहीं है, मतलब ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनता ना पार्टनर्स में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाता नहीं है, बैलेंस शीट में एक तो ये, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है। तो या तो ये होगा या ये होगा। अब इसने कहा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, तो बताओ दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? सर सी वाला, बात खत्म हो गई। चलिए When a registered partnership firm is dissolved, which one of the following best describe its effect? जब एक पंजीकृत साझेदारी फर्म को भंग कर दिया जाता है तो निम्न में से कौन इसके प्रभाव का अच्छा वर्णन करता है? All the partners shall be relieved from the obligation of the debt of the firm. Partners cannot start any other business within the 1 year of dissolution. 1 or 2 old partners can continue the business of the firm with a new one. Partners will not have the right to take personal loans from the bank. सभी साझेदारों को फर्म के ऋण के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। विघटन के 1 वर्ष के भीतर साझेदार कोई अन्य व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते। 1 या 2 पुराने साझेदार नए के साथ फर्म के व्यवसाय को जारी रख सकते हैं, या साझेदारों को बैंकों के व्यक्तिगत ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, विल बी बी। क्लियर है? आज का आखिरी क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाय।
एक फर्म के साझेदारों की अधिकतम सीमा किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है? बहुत सीधा सीधा सा आंसर है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बताइए कहाँ पर इसको स्पेसिफाई किया गया इंडियन कंपनीज एक्ट में, किस रूल के अकॉर्डिंग? बताइए। आज का हमारा सेशन यही है, तो हमने लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आज का सेशन कैसा रहा फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू कराने की स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही हो, उसका कारण है 40 एमसीक्यू अगर कराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा स्पीड से कराया जाएगा। और ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ के आ चुके हैं, और इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देने का मतलब ये है कि हमारी आगे की जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं उनको ब्रेक लगा देना। तो अभी हमें आगे भी चीज़ों को फोकस करना है और इन चीज़ों को भी करना है। तो अभी बेसिक से हम चीज़ें कर रहे हैं ताकि हम एडवांस लेवल तक जा सकें। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कंटेंट है, कंटेंट तो एज इट इज़ रहेगा, बस क्वेश्चन में चेंजेस आ जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर यहीं से चीज़ें बनती हैं, यहीं से चीज़ें बनेंगी, बस वो एडवांस लेवल पर बन जाएंगी, वो भी हम करेंगे। पहले पता, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों के 40 में से 40 सही थे? अगर आपके 40 में से 40 सही है तो आपको फिर बेसिक पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका कहीं भी गलत है तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? जैसे अब यही क्वेश्चन है तो इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए किस रूल के अकॉर्डिंग इसको कहा गया है। ठीक है, वो रूल कब आया, मिनिमम पार्टनर्स किस में मेंशन है, ये भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो एक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बस पढ़ने का नज़रिया होता है, तरीका होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा खुद से नोट्स बनाया करो, क्योंकि जब हम उन्हें लिखते हैं ना, खुद से लिखते हैं, तो और 10 चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये इसका कोई प्रोविज़न है क्या, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती। खुद से नोट्स बनाइए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बहुत मज़ेदार रहने वाले हैं। तो बने रहिए दिगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।